नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बाजार दर्शन। और इस पाठ को हमने लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। और आपने देखा कि किस तरह से अपने लास्ट सेशन में हमने अपने सारे के सारे टॉपिक्स, यानी कि इस पाठ में जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पाठ का सार, यानी कि किस तरह से हम अनावश्यक क्रय करते हैं। उसके बाद हमने पैसे की पावर के बारे में पढ़ा कि पैसा किस तरह की पावर है। उसके बाद हमने बाजार के जादू के बारे में पढ़ा कि किस तरह का जो बाजार का जादू है वो हमें आकर्षित करता है और बाजार के जादू से कैसे हम अपनी रक्षा करें, ये हमने सीखा। और हमने खाली और बंद मन को यहाँ पर समझा कि खाली और बंद मन क्या है। उसके बाद चूरन वाले भगत जी के बारे में जाना और साथ ही उसके बाद हमने पैसे की व्यंग शक्ति और बाजार की सार्थकता, यानी कि अंत में जो हमारा टॉपिक था वो था बाजार की सार्थकता, यानी कि बाजार कब सार्थक होता है। तो हमें इस पाठ से यहाँ पर ये पता चलता है कि बाजार जब हमारी आवश्यकता को, जब हमारी नीड को पूरी करता है, यानी कि जब हम जरूरी सामान वहां से लेते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं, तो तब सही मायने में बाजार की जो महत्ता होती है, बाजार की जो सार्थकता होती है वो प्रकट होती है, समझ में आती है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द थे इस तरह के जिन शब्दों को यहाँ पर हमने पढ़ना था। तो जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे पहला शब्द है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति, परचेज करने की शक्ति। असबाब, तो यहाँ पर कई बार बहुत बार शब्द आया है माल असबाब। तो माल असबाब से यहाँ पर अर्थ है कि जो बहुत सारा सामान हम खरीद लेते हैं, जो बहुत सारा सामान हम खरीदते हैं उसका मतलब है असबाब। दरकार, दरकार का अर्थ होता है जरूरत, आवश्यकता या नीड। ठीक है। परिमित, कि यहाँ तक ही परिमित है, परिमित का अर्थ है सीमित होना। अतुलित, अतुलित यानी कि जिसकी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, उसे कहते हैं अतुलित संपत्ति। ठीक है। पेशगी, पेशगी यानी कि जो अग्रिम राशि होती है। ठीक है। कहते हैं ना आज इसकी वहां पर पेशगी है, यानी कि इसको आगे रखा जाएगा, इसी को पेश किया जाएगा सबसे पहले। नाचीज, ठीक है, कहते हैं ना कि इस नाचीज का क्या काम है। यहाँ पर नाचीज यानी कि महत्वहीन व्यक्ति, जो जिसका महत्व नहीं है। ना यानी कि नहीं, चीज यानी कि कोई भी वस्तु, नाचीज यानी कि महत्वहीन। अपदार्थ, देखिए बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है अपदार्थ। अपदार्थ का अर्थ होता है जिसको हम कुछ भी नहीं मानते, यानी कि जिसका हमें कोई अस्तित्व है या नहीं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जिसका अस्तित्व ना हो। दारुण यानी कि भयंकर। अकिंचतर, अकिंचितकर यानी कि अर्थहीन। पसोपेश, कई बार हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा पसोपेश में फंस गया है, यानी कि असमंजस की स्थिति में फंसना। ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका गृह कार्य, यानी कि आपका जो आपने हमने यहाँ पर चैप्टर जो कंप्लीट किया उसका ये आपका कार्य है। तो इसको आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसी को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज प्रश्न उत्तर यहाँ पर पढ़ने हैं हमने। तो देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद हम इसमें पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक परिचय हम पढ़ चुके हैं, कई बार लेखक परिचय दे चुके हैं, उनकी रचनाएं, उनकी एक तरह से साहित्यिक विशेषताएं हमने यहाँ पर जानी, और साथ ही प्रतिपाद्य विषय। तो जो पाठ का प्रतिपाद्य विषय है उसमें हमने यहाँ पर बता दिया था कि जो बाजार दर्शन है ये एक बहुत ही एक गहरी वैचारिक जो साहित्य
गहरा एक निबंध की तौर पर यहाँ पर लिखा गया है पाठ, और इसमें बहुत ही गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने का एक जोड़ है। यानी कि ये जो पाठ है ये भले ही कई दशक पहले लिख दिया गया हो, लेकिन आज भी ये पाठ जो है बहुत ज्यादा हमें उपभोक्तावाद को सिखाता है, बाजारवाद को सिखाता है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों, जो इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र जी, वो अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव बताते हुए हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। जो बाजार की जादुई ताकत है वो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है, और यदि हम अपनी आवश्यकता को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम बाजार का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। यानी कि हम अपनी आवश्यकता, हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास, हम एक तरह से बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी उपयोगिता का, अपनी आवश्यकता का अगर सही से जान जाए, अपनी आवश्यकताओं को समझ जाए, अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक से उनको मैनेज कर ले, तो हम बाजार का सही उपयोग कर सकते हैं, बाजार का सही लाभ जो है उठा सकते हैं। ये चीज यहाँ पर एक बताई, और दूसरी इसमें बताई है इसके जस्ट विपरीत कि बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद, यदि हम एक बार बाजार की इस चमक दमक में फंस जाते हैं, बाजार के इस जादू में अगर हम आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर असंतोष, क्योंकि फिर हमें क्या लगेगा, हमने क्या बताया था कि जब हम बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं और हमारी जेब भरी हुई होती है और मन खाली होता है, तब हमको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तो अथाह है, यहाँ तो सब कुछ है, मैं तो खाली हूं, ऐसा लगता है हमें उस टाइम पे। तो यहाँ पर कहा है कि बाजार की ये जो चमक दमक है, इसमें फंसने के बाद हमारे अंदर असंतोष आ जाता है। असंतोष क्या है, फिर हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि मेरे पास काम चलाने लायक तो है, मेरे पास उपयोग करने लायक तो है, हमारे अंदर असंतोष नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे अब ये चाहिए, तृष्णा यानी कि ये चाहिए, ईर्ष्या यानी कि इसके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इन सब चीजों से हम घायल होकर हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं। यानी कि बाजार हमें बर्बाद कर सकता है, बाजार हमें खत्म कर सकता है, हमारे अंदर असंतोष, हमारे अंदर तृष्णा, हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर लोभ, ये सारी चीजें जगाकर हमें हमेशा के लिए बेकार कर सकता है। लेखक ने किन्हीं दार्शनिक अंदाज में कि तो कहीं पर दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं पर किस्सागों की तरह अपनी बात को समझाने की कोशिश की। तो लेखक ने इस पाठ में आपने देखा कि कहीं कहीं पर महान दार्शनिकों की तरह, और कहीं कहीं पर जो किस्से बनाकर जो अपनी बात को रखते हैं उनकी तरह यहाँ पर अपनी बात को, यानी कि बाजार के महत्व को, बाजार की सही उपयोगिता को समझाने की कोशिश हमें की है। और इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले, जो केवल बाजार को भरते हैं, ठीक है, वो अपना नहीं सोचते, अपना नहीं देखते, केवल बाजार का भरण पोषण करते हैं, बाजार को ही खिलाते रहते हैं, कि बाजार को ही और देते रहते हैं, तो उनके अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। यानी कि जो व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते, आम जनता के बारे में नहीं सोचते, उनके अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। तो देखिए यहाँ पे हमने सार, तो अब मुझे लगता है पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठ के सार को भी हम अपनी जो पीपीटी है उसके साथ साथ पढ़ते आ रहे थे, जरूरी टॉपिक्स के हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए थे। तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से सार दिया गया है कि जो अपने मित्र की कहानी बताते हुए लेखक किस तरह से पैसे के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि जो पैसा है वो कैसे हमारे अंदर जो है
ईर्ष्या जगाता है, तृष्णा जगाता है। और उसके बाद देखिए मैंने कुछ कठिन शब्द तो आपको वहां पर क्लियर कर ही दिए थे, कुछ और कठिन शब्द हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। देखिए जब आप कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे तभी आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आश्रय का अर्थ आप सभी को पता है, अर्थ या मतलब होता है महिमा। जो महिमा बताया है, महिमा का अर्थ होता है महत्ता, प्रमाणित अर्थात सिद्ध करना, माया यानी कि आकर्षक, और ओट यानी कि सहारा लेना, मनी बैग यानी पैसे रखने का जो थैला होता है, पावर अर्थात शक्ति अर्थात ताकत, माल यानी माल टाल यानी कि सामान। ठीक है, तो इस तरह से फिजूल का अर्थ होता है व्यर्थ, दरकार का इच्छा, दत्तक का अर्थ होता है कला, ब्रह्या का अर्थ होता है बेशर्म, और इसी तरह से आग्रह का अर्थ होता है खुशामद, तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान, मूक का अर्थ होता है मौन। तो इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर आपके कठिन शब्द दिए गए हैं, जो मुझे लगता है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे देखिए अप्रयोजनीय, ठीक है, जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो अप्रयोजनीय यानी कि अर्थ रहित। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं, प्रतिपादन, प्रतिपादन यानी कि वर्णन, सरोकार अर्थात मतलब, स्पृहा अर्थात इच्छा, अबलता अर्थात कमजोरी, ठीक है, अप्रीति अर्थात बैर होना, यशोयेश तो यहाँ पर उस बताया असमंजस। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों में क्या होता है कि जो आप बोर्ड एग्जाम में पठित गद्यांश देखते हैं ना, जो पठित गद्यांश आते हैं, उसमें क्या होता है, आपको कुछ एक गद्यांश दिया जाता है, आपने उस गद्यांश को पढ़ना होता है और फिर उससे जुड़े हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो सेम चीजें यानी कि अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न यहाँ पर हैं बहुत सारे। यहाँ पर आपको इस पाठ को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर आपको बहुत सारे गद्यांश दिए गए हैं और आपने उन सभी गद्यांशों के इस तरह से जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो जैसे देखिए जो पहला गद्यांश, अगर अब आपने पाठ को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपने इन गद्यांशों को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम अपने पाठ को पूरी तरह से पढ़कर यहाँ पर आ रहे हैं, कंप्लीट करके यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ इतना इंटरेस्टिंग था कि आप लोगों ने एक बार तो अच्छे से जरूर सुना होगा, और जिसने एक बार अच्छे से सुना होगा उसको अच्छे से समझ आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर बताया है लेखक के अनुसार कि पत्नी की महिमा के क्या कारण है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें बताया है कि पत्नी की महिमा का क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर जो पत्नी को जो है आदिकाल से ही स्त्री को एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। स्त्री की महिमा अर्थात जो एक तरह से स्त्री होती है, पत्नी जो होती है, वो पूरा घर, पूरा परिवार चलाती है, पालन पोषण करती है, सबका ध्यान रखती है। देखिए एक बच्चे के लिए अगर देखा जाए तो एक बच्चे के लिए उसकी पहली शिक्षिका, उसकी पहली कुक, उसकी पहली फ्रेंड, उसकी पहली एक तरह से केयर टेकर, और सब कुछ उसकी माँ ही होती है, उसकी पहली डॉक्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो माँ होती है या जो पत्नी होती है, वो किस तरह से परिवार को संभाल कर रखती है, किस तरह से वो परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करती है और कैसे वो सबकी देखभाल करती है। तो यहाँ पर अगर कई बार जो है पतियों को एक तरह से उनकी प्रशंसा यहाँ पर कहा है कि स्त्री जो है की ही महिमा है। जब उनके पति जो उनकी जब उन लेखक की जो पत्नी है, लेखक के जो मित्र की जो पत्नी है, जब वो बहुत सारी खरीदारी करके जब घर आती है, तो लेखक पूछते हैं कि अरे भाई तुम तो केवल जरूरी सामान खरीदने गए थे, ये क्या सब कुछ उठा कर ले आए। तो वो कहते हैं कि ये श्रीमती जी की महिमा है, यानी कि ये इन्हीं का काम है कि ये इतनी सारी चीजें लेकर आई हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है स्त्रियां एक बार के लिए बहुत सारा खर्च कर सकती हैं, क्योंकि उनको
जैसे मैंने आपको बताया कि वो इतनी सारी चीजें करती हैं, तो जब वो बाजार जाते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि इस इंसान के लिए ये जरूरी है, उस इंसान के लिए वो जरूरी है, किचन के लिए ये जरूरी है, आपको जो आपका वॉशरूम है उसके लिए क्या जरूरी सामान है, आपको खाने में क्या देना है, या आपके कपड़े धोने के लिए क्या जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी होती है, और शायद वो इसी के लिए इतनी शॉपिंग भी करती है, खरीदारी भी करती है। तो पत्नी की महिमा है और इस महिमा का प्रशंसक उसका पति है, और इसकी प्रमुखता को वो प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। और अगला है, देखिए प्रश्न, सामान्य लोग अपनी पावर का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। ठीक है। अब जो बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए तो कहा है कि वो अपनी एक तरह से जो आम लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं अपनी चीजों को दिखाकर। ठीक है। वो अपने पैसे की पावर को प्रदर्शित करते हैं अपने आसपास माल टाल, कोठी, मकान, गाड़ी और बंगला, रहन सहन, खान पान को प्रदर्शित करके। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपने देखना है कि वो बहुत सारे पैसे वाला है या कम पैसे वाला है या ऊंचे घराने का है, तो आप देख सकते हैं कि उसके पास घर कैसा है, उसके पास बंगला कैसा है, उसके पास गाड़ी कैसी है, उसके पास उसका रहन सहन कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो खाना कैसे खाता है, उसके उठने बैठने का, उसके चलने फिरने का, घूमने का तरीका क्या है। ठीक है। तो ऐसे आप उसको पहचान सकते हैं कि कैसे उसके पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है। ठीक है। अगला प्रश्न था, आपके अनुसार स्त्री की आड़ में किस सच को छिपाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा था कि श्रीमती जी की ही महिमा है, तो स्त्री की आड़ में यहाँ पर किस जो सच है उसको छिपाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्त्री की आड़ में ये सच छिपाया जा रहा है कि ये जो महाशय है, इनके पास जो भरा हुआ मनी बैग है। ठीक है। अगर इनके पास ये भरा हुआ मनी बैग नहीं होता, ठीक है, अगर इनके पास ये भरा हुआ मनी बैग नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि स्त्री की आड़ में ये सच छुपाया जा रहा है कि ये सब इनके पास जो पैसा है, इनके पास जो मनी बैग है, उसकी महिमा है। क्योंकि अगर इनके मनी बैग में शायद और पैसा होता तो वो और खर्च होता, या इनके मनी बैग में अगर पैसा नहीं होता तो शायद वो नहीं खर्च होता। ठीक है। तो स्त्री की आड़ में ये सारी चीजें छुपाई जा रही है। पैसे की जो गर्मी है, पैसे की जो एनर्जी है, उसको यहाँ पर छिपाया जा रहा है। तो ये स्त्री को फिजूल खर्च करने देते हैं। ठीक है। यही स्त्री को क्या करते हैं, फिजूल खर्च करने देते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रश्न था, सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं। तो सामान्यतः संयमी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पैसे की परचेजिंग पावर के नाम पर अपनी शान को नहीं दिखाते हैं। यानी कि जो संयमी लोग होते हैं कि वो ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा है, ठीक है, वो एक तरह से बहुत सारा सामान इकट्ठा नहीं करते, फिजूल खर्च नहीं करते, वो एक तरह से अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदते, और वो क्या करते हैं, बस पैसे को अपने पास रखते हैं, जमा करके जोड़ जोड़ करके रखते हैं, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस बात के लिए कि पैसा जो है उनके पास है, और इस बात पर वो गर्व करते हैं, इस बात पर वो खुश होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने अपना दूसरा भी, यहाँ पर देखिए जो दूसरा भी हमने गद्यांश यहाँ पर लिया है, तो उसके भी इसी तरह से 4 प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखक की कल्पना के अनुसार गद्यांश के आरंभ में कौन किससे और क्या कह रहा है। तो गद्यांश के आरंभ में आप सभी को पता है कि लेखक अपने मित्र से कह रहे हैं कि भाई ये सारा क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तुमने क्यों खरीदा, कहाँ से खरीदा। तो वो उनके जो मित्र हैं वो कह रहे हैं, भाई ये सब श्रीमती जी की महिमा है, ये सब श्रीमती जी ने किया है, क्योंकि हम तो बाजार केवल और केवल जो है जरूरी सामान लेने गए थे, केवल जो आवश्यक सामान था, छोटा मोटा सामान था, उसको लेने के लिए केवल गए हुए थे। तो ये आ गया। अब देखिए चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है। ठीक है। जहां इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसे अभाव क्यों कहा है, ये भी आप बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर किया है ये सारी चीजें। तो
आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी बाजार आदमी की सोच को बदल देता है, ये गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न तो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो बाजार है वो आदमी की सोच को बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर चौक बाजार के बारे में पूछा गया है कि चौक बाजार आपको क्या बताता है। ठीक है, चौक बाजार क्या करता है, आकर्षित करता है, आओ लूटो मुझे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक मूक आकर्षण है, जिससे वो क्या कर रहा है, आपको अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसके आप उत्तर लिख सकते हैं स्वयं से। और इसी तरह से देखिए आपके यहाँ पर आगे बहुत सारे गद्यांश हैं जिनको आपने पढ़ना है और आपने सॉल्व करना है। इस पाठ में से किसी भी तरह का कोई भी गद्यांश आ सकता है, किसी भी गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाजार का जादू आंख की राह से किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, क्या आप भी कभी बाजार की जादू में फंसे हैं, अपना अनुभव लिखिए। बाजार का जादू अपना असर किन किन स्थितियों में अधिक प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही सरल से प्रश्न है इन गद्यांशों से जुड़े हुए। इनमें कोई सा भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है और आपको इस तरह के कुछ प्रश्न बनाकर लाने हैं। आज का ये आपका होमवर्क है। और बाकी हम यहाँ पर अब सबसे मेन चीज जो है, इस पाठ से जुड़े हुए देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए हैं। तो इन गद्यांशों में से आपका कोई भी गद्यांश जो है एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए जो मेन हमने यहाँ पर पढ़ना है, मेन चीज जो हमने यहाँ पर पढ़नी है वो है पाठ्य पुस्तक से हल। यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं प्रश्न, उनके हल हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। कि जब बाजार का जादू मनुष्य पर चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे उत्तर को। सबसे पहले क्या होता है कि बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। जब वो देखता है कि बाजार में बहुत सारी आकर्षक वस्तुएं हैं तो वो क्या करता है, उनमें फंस जाता है। उन वस्तुओं की उसे कमी खलने लगती है। अब क्या होता है, भले ही उसके पास जूते हैं, ठीक है, भले ही आपके पास घड़ी है, भले ही आपके पास महंगा फोन है, लेकिन अब आपको लगता है कि अब बाजार में एक ब्रांड न्यू फोन आया है और बहुत ही अच्छी उसकी क्वालिटी है, तो आपको अपना फोन बेकार लगने लगेगा। आपको लगेगा अब तो ये बेकार हो गया है, अब मुझे एक नया फोन खरीदना है, न्यू फोन खरीदना है, और वही वाला खरीदना है जो बाजार में अभी ब्रांड न्यू आया है। इसी तरह से अगर आपके पास वॉच है, एक अच्छी घड़ी है, अच्छा खासा समय बताती है, अच्छे से चल रही है, लेकिन जब आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड ने एक स्मार्ट वॉच खरीद ली है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं, ऐसा भी करती है, वैसा भी करती है, कॉल भी आते हैं, ये भी है, वो भी है, तो आपको अपनी घड़ी बिल्कुल बेकार लगने लगेगी। आपको लगेगा कि ये तो सबसे पुरानी घड़ी है और अब ये मेरे काम की नहीं, मुझे तो वही खरीदनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, उन वस्तुओं की जरूरत ना होने पर भी आप उसको खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं और वस्तुएं खरीदने पर उनका अहम संतुष्ट होता है। यानी कि एक क्या हो जाता है, अंदर एक ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक असंतोष की भावना आ जाती है। और खरीदने पर पता चलता है कि चीजें आराम के लिए जो खरीदी थी वही हमारे आराम में खलल डालती है और उसे खरीदी हुई वस्तुएं अब अनावश्यक लगने लगती है। तो इस तरह से देखिए अगर यहाँ पर भी आपका यही है कि अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रत्येक पंक्ति को अगर अच्छे से समझा है, तो आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर इस पाठ से जुड़ा हुआ, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अब देखिए बाजार में जो भगत जी थे उनका यह सशक्त व्यक्तित्व उभर कर आता है कि उनका अपने मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण रूप से उनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। वो उस बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं जो चकाचौंध से भरा हुआ है, जो बिल्कुल चारों तरफ से उन्हें आकर्षित कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन
उनको ये बिल्कुल भी भौचक्का नहीं करती, उनको ये बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करती चीजें, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि उनको बाजार में जाकर केवल काला नमक खरीदना है, उनको अमचूर खरीदना है, उनको जीरा खरीदना है, उनको पता है कि उनको बाजार से केवल और केवल चूरन का सामान लेने के लिए जाना है, बाकी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता है और उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता है। उनकी जरूरतें निश्चित है, उन्होंने अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स को फिक्स कर रखा है और उन्हें जीरा काला नमक खरीदना होता है, वो केवल पंसारी की दुकान में जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे व्यक्ति ही समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जब वो दूसरी चीजों की तरफ देखेंगे नहीं, तो ना ही उनके मन में कोई अहंग आएगा, ना ही उनके मन में कोई ईर्ष्या आएगी, ना ही उनके मन में कोई असंतोष आएगा, ना ही उनको कोई लालसा जगेगी। तो इस तरह से उनका मन क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा। और ऐसे व्यक्ति ही क्या करते हैं, इनकी जो जीवनचर्या होती है बहुत ही ज्यादा संतुलित होती है और बाजार जो समाज में शांति बनाने में मददगार भी ये हो सकते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न भी हमारा बहुत ही आसान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है आपके एग्जाम्स में, इसको आप ध्यान देंगे, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता किसमें है। इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिए और इसको अच्छे से नोट करेंगे। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता किसमें है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, रफ नोटबुक में नोट कर सकते हो आप लोग अभी इसको। बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बाजारूपन का क्या अर्थ है कि दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बाजार छल कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे, ताकत के आधार पर होने लगती है, तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न की जो व्यक्ति होता है वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा, जो क्रय शक्ति से संपन्न होता है, यानी कि जिसके पास परचेजिंग पावर होती है, खरीदने के लिए पैसा होता है, उनके लिए एक तरह से ये क्या हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाती है ये चीजें। और इससे क्या होता है, इससे बाजार को सही लाभ नहीं मिलता है और वे व्यक्ति जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं, जिनको पता होता है हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, क्या जरूरी सामान है, क्या जरूरी सामान नहीं है, तो बाजार को वही लोग सार्थकता प्रदान करते हैं। अब देखिए, आप शॉपिंग करने बाजार गए, आपको खरीदना था घर का सामान, जो राशन का सामान था, और कुछ कपड़े खरीदने थे, और कुछ अब क्योंकि ठंडियां हैं तो कुछ अपने सर्दियों के कपड़े खरीदने थे। ठीक है, लेकिन आप बाजार जाते हैं और आप राशन तो भूल जाते हैं और आप कुछ बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े ले लेते हैं और साथ में कुछ ऐसे कपड़े भी ले लेते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, अभी इन पे डिस्काउंट चल रहा है, अभी हम ये ले लेते हैं और ये गर्मियों में काम आएंगे। ठीक है, और जो आपका मेन चीज था वो आप भूल जाते हैं। तो ये आप बाजार को सार्थकता नहीं दे रहे हैं, ये आप बिल्कुल फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ये आप एक तरह से जो लोभ लालच दे रहा है बाजार आपको, आप उसके पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं कौन व्यक्ति जो है बाजार को सार्थकता देते हैं, जो कि अपनी जरूरत का सामान बाजार से खरीदते हैं और उसको उसका सही लाभ देते हैं, वही बाजार को सार्थकता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रश्न हमने पढ़ लिए। चौथा है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं दिखाता, यह देखता कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। ठीक है, तो बाजार कभी भी ये नहीं देखता कि ये लड़का है या लड़की है, ये जाति नहीं देखता, हिंदू है मुस्लिम है, धर्म नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है उसकी परचेजिंग पावर को, उसकी क्रय शक्ति को। तो यहाँ पर बताया है कि इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता को भी रचना कर रहा है। तो आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? तो पाठ आपने पढ़ लिया है लगभग
बहुत सारे प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब तक आपको काफी नॉलेज इस पाठ से रिलेटेड हो गई होगी। तो इस तरह के जो कुछ प्रश्न है उनका उत्तर आप स्वयं से देंगे। आप देखेंगे बाकी सारे प्रश्न जो है वो आपके लिए है, यानी कि आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है खुद से अच्छे से दे सकते हैं अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। तो इस तरह से आज हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है बाजार दर्शन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें आपने समझी भी होंगी इस पाठ से, जो कि आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने रोजाना की जो डेली लाइफ है उसमें यूज करेंगे। इस पाठ को एक बार घर जाकर पढ़िए, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न ऐसा होता है जो समझ नहीं आता है, तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।